हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चार्ज के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, आवेश के गुणधर्म। तो फिर शुरू करें आज की क्लास। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी में आज पहला हेडिंग लगा लो। आप पहला हेडिंग लगा लेंगे बेसिक अबाउट चार्ज। बेसिक अबाउट चार्ज, ओके, लगा लिया आपने हेडिंग। तो बच्चों, इसमें आप पहली बात लिखो, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। ये बच्चों पहली बात है। आवेश को या तो हम कैपिटल क्यू से लिखते हैं या फिर हम इसको स्मॉल क्यू से लिखते हैं। जैसे आप द्रव्यमान को एम से लिखते हो, जैसे आप समय को टी से लिखते हो, जैसे आप वेग को v से लिखते हो, ठीक वैसे ही आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से लिखते हैं। ये पहली बात बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, हम बात करेंगे आवेश के मात्रक की, यानी बच्चों यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। सामान्यतः हम दो प्रकार के मात्रकों की बात करते हैं बच्चों, है ना। पहला तो आपका होता है एसआई मात्रक या फिर उसको हम एमकेएस मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सीजीएस मात्रक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआई मात्रक। तो बच्चों, जो आपका आवेश है उसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम होता है बच्चों। क्या होता है? कूलाम। याद रखेंगे बच्चों, कूलाम होता है। और जो कूलाम है उसको सी से लिखा जाता है, और विशेष ध्यान देना, बड़े सी से लिखा जाता है। तो एसआई मात्रक आपका होता है कूलाम, और इस कूलाम को किससे लिखा जाता है? बड़े सी से, ओके। अब आपको यह बताता हूं कि कूलाम का क्या मतलब है। तो बच्चों, आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। बताओ विद्युत धारा क्या होती है? एक मिनट आप सोचो। आपने 10th क्लास में भी और थोड़ा बहुत 11th क्लास में भी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। क्या होती है बच्चों विद्युत धारा? क्या होती है बच्चों विद्युत धारा? आप ठीक सोच रहे हो। विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? आवेश के प्रवाह की दर, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है बच्चों चार्ज, और बट्टे में आपका आएगा टाइम, है ना। तो यहां से बच्चों आपको चार्ज मिलेगा I इंटू टी, यानी आवेश किसके बराबर है? तो इसका आंसर है आवेश बराबर है धारा गुना समय। बच्चों, ये जो धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, और ये जो समय है इसका मात्रक होता है बच्चों सेकंड। तो आवेश का मात्रक आपका बन गया एम्पियर इंटू सेकंड। तो बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुणा सेकंड होता है, और ये जो एम्पियर गुणा सेकंड है इसको ही हम लोग बोलते हैं कूलाम, और किससे लिखते हैं? सी से। तो एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर गुणा सेकंड।
और इसको ही क्या बोला जाता है? इसको ही क्या बोला जाता है? कूलाम। तो SI मात्रक की बात होगी। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं CGS मात्रक की। CGS मात्रक, तो बच्चों आवेश है ना आपका, इसका जो CGS मात्रक है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। ठीक है, पहला प्रकार लिख रहा हूं बच्चों मैं। पहले प्रकार को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकता है स्थिर विद्युत इकाई। और बच्चों इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ESU मात्रक या ESU यूनिट। E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक और U फॉर यूनिट। तो बात करते हैं बच्चों, इसका जो CGS मात्रक है, और कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होता है बच्चों स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों? स्टेट कूलाम, या इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो बच्चों CGS मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? तो आप बोलोगे स्टेट कूलाम, या फिर आप क्या बोलोगे? फ्रैंकलिन। ओके, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के CGS मात्रक की। करें? ठीक है बच्चों, दूसरे प्रकार के CGS मात्रक की बात करते हैं। दूसरे प्रकार का जो CGS मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट में। मैग्नेटिक यूनिट में हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय इकाई। क्या लिखोगे बच्चों? क्या लिखोगे? विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EMU। बच्चों E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक, U का मतलब यूनिट। तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो होता है बच्चों एब कूलाम। क्या होता है बच्चों? एब कूलाम। तो दोबारा देखें बच्चों, CGS मात्रक 2 प्रकार के। पहला ESU यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये बच्चों क्या होता है? एब कूलाम। अब आपको मैं बताता हूं 12वीं बोर्ड एग्जाम के अनुसार और आपके सिलेबस के अनुसार, यदि आपसे पूछा जाए 12वीं बोर्ड के सिलेबस के अनुसार बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देंगे। यदि आपको पूछा जाए कि चार्ज का SI मात्रक बताइए, तो प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है? कूलाम। और आपको बच्चों CGS मात्रक पूछा जाए तब आप सीधा क्या बता दोगे? स्टेट कूलाम। आपको एब कूलाम के चक्कर में नहीं पड़ना, आप सीधा क्या बता दोगे? स्टेट कूलाम, या बच्चों क्या बता दोगे? फ्रैंकलिन। ओके बच्चों, अब हम ये जो विभिन्न प्रकार के मात्रक हैं इनमें संबंध की बात कर लेते हैं बच्चों, रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशन आपको याद रखना है भाई। तो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं और आप याद रखेंगे बच्चों इसको। बच्चों एक कूलाम किसके बराबर होता है? तो आप याद रखोगे 3 गुणा 10 की घात 9, या तो आप लिखो यहां स्टेट कूलाम, या फिर बच्चों यहां आप क्या लिख दोगे? ESU। तो एक कूलाम किसके बराबर? 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। और बच्चों ये बराबर होता है
1/10 एब कुलाम के। किसके बराबर होता है बच्चों? 1/10 एब कुलाम। तो बच्चों ये रिलेशन याद रखना है, इसको आप याद रखोगे। 1 कुलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9। जैसे प्रकाश का वेग होता है ना 3 गुणा 10 की घात 8, वैसा सही नंबर है, आसानी से याद रह जाएगा। 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 1/10 एब कुलाम। ओके बच्चों, इसके बाद हम आवेश के एक और मात्रक की बात कर लेते हैं बच्चों, और वो होता है आवेश का प्रायोगिक मात्रक। कौन सा मात्रक बच्चों? कौन सा मात्रक बच्चों? प्रायोगिक मात्रक। और मैं आपको बता देता हूं, आवेश का प्रायोगिक मात्रक फेराडे होता है। क्या होता है? फेराडे। क्या होता है? फेराडे। और बच्चों फेराडे को लिखा जाता है बड़े अक्ष से। फेराडे को किससे लिखा जाता है? बड़े अक्ष से। यहां मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो बच्चों आपका ये फेराडे है, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो आपसे पूछा जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? फेराडे। क्या बताओगे? फेराडे। बच्चों जो आपका एक फेराडे है, एक फेराडे है, वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। देखो कितना बड़ा मात्रक है ये। एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये 2 नंबर बात थी जिसमें हमने आवेश के मात्रक देखे। एक बार दोबारा देखो बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक बोलो बच्चों क्या होता है? कूलाम। आवेश का सीजीएस मात्रक 2 प्रकार से आपने बताए। एक तो बच्चों ईएसयू यूनिट, और ये क्या होता है? स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन। और एक आपने क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये क्या होता है बच्चों? एब कूलाम। इसके बाद आपने एक प्रायोगिक मात्रक और बताया, क्या होता है बच्चों? फेराडे। फेराडे के बारे में एक बात और, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये 2 बातें। इसके बाद जो हल्की फुल्की बातें हमें चार्ज के बारे में करनी थी, हल्की फुल्की बातें जो हम चार्ज के बारे में कर रहे हैं, वो लास्ट बात और देख लेते हैं बच्चों। हमने ये देखा आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। इसके बाद हमने आवेश के मात्रक की बात की। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? आवेश की विमा, डायमेंशन। बोलो बच्चों विमा निकालना आता है ना आपको? 11th क्लास में डायमेंशन निकालते थे ना? बोलो निकालते थे ना? बिल्कुल। तो यहां आप इसको डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो बच्चों। जो आपका आवेश है इसका डायमेंशन होता है 80। क्या होता है बच्चों? 80। या फिर इसको लिखा जा सकता है M0 L0 T1 A1। ये आपका आवेश का डायमेंशन है। ठीक है, कैसे आया ये? कैसे आया बात करें इसकी। तो बच्चों विद्युत धारा को आप क्या लिखते थे? याद है ना? चार्ज
और बट्टे में समय। तो यहां से चार्ज आपको क्या मिलेगा, धारा गुना समय। तो बच्चों ये तो मूल राशि है, धारा मूल राशि है ना बेटा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग 11वीं क्लास में पढ़कर आए हैं, उनमें से क्या थी, विद्युत धारा, और समय भी मूल राशि है। तो आपको चार्ज का यानी आवेश का विमा लिखना है, तो धारा का विमा के रूप में संकेत होता है ए, और घात कितना लगेगा यहाँ 1। समय का विमा के रूप में संकेत होता है कैपिटल टी, और घात कितना लगेगा बच्चों 1। तो इसका विमा क्या बन गया, A1T1, और इसको आप AT भी लिख सकते हो, और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, M0 L0 T कितनी बार आया है, 1 बार, A कितनी बार आया है, 1 बार। तो इसको आप लिख सकते हो M0 L0 T1 A1। तो ये थी बच्चों आपकी आवेश की विमा। तो ये 3 चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम के नजरिए से भी यह टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाइए आप, आवेश के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखता हूं नंबर 1, पहला गुणधर्म। ध्यान देंगे आप बच्चों, पहला गुणधर्म मेरे साथ साथ लिखोगे आप, आवेश एक अदिश राशि है। ये पहला गुणधर्म है बच्चों इसका। आवेश कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि। कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि। आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप पढ़ते थे कि बच्चों एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है बच्चों सदिश राशि। पढ़ते थे। सामान्य यदि मैं बात करूं, साधारण शब्दों में यदि मैं बात करूं, तो आप कहते थे अदिश राशि वो है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी केवल संख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है। और सदिश राशि के बारे में आप क्या कहते थे कि इनको व्यक्त करना है तो परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो बच्चों आवेश को हमने अदिश राशि क्यों बोला, आपको तो फिर डायरेक्ट याद रखना है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, आवेश एक अदिश राशि है। एक बार समझ लो बच्चों, आपको यदि याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। याद आ रहा है ना, आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब था, तो बताओ पॉजिटिव का मतलब था वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, और नेगेटिव का मतलब था वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। यही आवेश था, यानी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता यानी कितने इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉनों की तुलना में, या इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो बताओ यदि आपको कोई ये कह दे कि इस वस्तु में 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप बता दोगे उस पर कितना धनावेश है। आपको बोल दे कि 10 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप बता दोगे उस पर कितना धनावेश है।
यानी केवल और केवल आपको एक नंबर बता दिया जाए, एक संख्या बता दिया जाए, यानी केवल और केवल आपको परिमाण बता दिया जाए कि भैया इसमें इतने इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप उस पर चार्ज को बता दो। या आपको ऐसा बोल दिया जाए कि वस्तु में 20 इलेक्ट्रॉन अधिक है या वस्तु में 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आप बता दोगे कि वस्तु पर कितना आवेश है। तो आवेश को बताने के लिए, आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का संख्या यानी केवल परिमाण पर्याप्त है। इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, केवल आपके पास एक नंबर होना चाहिए, केवल आपके पास एक संख्या होनी चाहिए, आप इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दोगे। तो बच्चों, आवेश को बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी केवल संख्या की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका आवेश कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि। याद रख लोगे। पहला प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म, आवेश एक अदिश राशि है, ये पहला गुणधर्म। ओके बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं बच्चों नंबर 2। ठीक है, नंबर दो में आप लिखोगे बच्चों सजातीय आवेश, सजातीय आवेश या सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। बच्चों, सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। तथा विजातीय आवेशों के मध्य, कौन से आवेशों के मध्य बच्चों? विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों? आकर्षण। ये दूसरा प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों? आकर्षण। यहां आप देखें बच्चों, सजातीय आवेशों का मतलब होता है एक जैसे आवेश, और एक जैसे आवेशों का मतलब होता है बच्चों समान प्रकृति के आवेश। कौन से आवेश बच्चों? समान प्रकृति के आवेश। जैसे पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो बच्चों पहला देखो और दूसरा देखो, बोलो एक जैसे है ना, तो इनको बोला जाता है सजातीय आवेश, या इनको बोला जाता है समान प्रकृति के आवेश। ऐसे ही पहला नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, पहले को देखो और दूसरे को देखो, दोनों एक जैसे है ना, तो इनको भी क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश। तो बच्चों, ये हमने लैब में देखा है, ये हमने प्रयोगों द्वारा देखा है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक के दो उत्तरी ध्रुवों को, एक जैसे ध्रुवों को, पहले चुंबक का भी नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का भी नॉर्थ पोल, आप आमने सामने रखोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मार देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक ऐसे ही इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। बच्चों, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा। ठीक ऐसे ही ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को इधर धक्का मारेगा और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को इधर धक्का मारेगा। तो आपको याद रखना चाहिए बच्चों, सजातीय आवेशों के मध्य, बोलो बच्चों क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या कहा है? विजातीय आवेशों के मध्य। और बच्चों, विजातीय आवेशों का मतलब होता है वो आवेश जो विपरीत प्रकृति के हैं। कौन सी प्रकृति के हैं बच्चों? विपरीत प्रकृति के। इसका मतलब यदि पहला पॉजिटिव है तो दूसरा बोलो क्या है? नेगेटिव। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा बच्चों बोलो क्या है? नेगेटिव। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा बोलो बच्चों क्या है? नेगेटिव। तो एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इनको बोलते हैं विजातीय आवेश। बच्चों, हमने लैब में ऐसा देखा है, इनके मध्य आकर्षण होता है।
जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, एक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे का दक्षिण ध्रुव है। आप रखो, आमने सामने रखो, क्या होगा, क्या होगा, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को खींचेंगे और वो चिपक जाएंगे। यानी अलग अलग प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। ठीक वैसे ही बच्चों विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य भी क्या होता है, आकर्षण। ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज को अपनी ओर खींचता है और ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज को अपनी ओर खींचता है। तो ये दूसरा गुणधर्म है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, सहजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों, आकर्षण। सहजातीय आवेशों का क्या मतलब है बच्चों, जो समान प्रकृति के हो, यानी या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। और विजातीय का मतलब बच्चों क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हो, विपरीत प्रकृति के हो, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, और यदि पहला माइनस है तो दूसरा प्लस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं आवेश का तीसरा गुणधर्म, और तीसरा गुणधर्म है बच्चों आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता। तो बच्चों निश्चरता किसको बोलते हैं आप देखेंगे, निश्चरता किसको बोलते हैं आप देखेंगे। बच्चों किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता यार। किस पर निर्भर नहीं करता, चाल पर। इसको ही बोलते हैं कि आवेश एक निश्चर राशि है। इसी गुणधर्म को बोलते हैं बच्चों आवेश की निश्चरता। दोबारा सुन लो, किसी वस्तु पर आवेश है बच्चों, मान लो 4 कूलाम। कितना कूलाम, 4 कूलाम, और वस्तु स्थिर है। उसके बाद वही वस्तु आपने किसी गाड़ी में रख दी या किसी बुलेट ट्रेन में रख दी तो वस्तु गतिमान हो जाएगी, लेकिन बच्चों वस्तु के आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भी कितना रहेगा, 4 कूलाम। यानी वस्तु की चाल चाहे कुछ भी हो, वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान चाल पर निर्भर नहीं करता। यानी बच्चों निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है, निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है, चाहे वस्तु स्थिर है चाहे वस्तु गतिमान है। इसे ही बोला जाता है आवेश की निश्चरता। बच्चों द्रव्यमान निश्चर राशि नहीं है, द्रव्यमान निश्चर राशि नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु की स्पीड पर निर्भर करता है। स्पीड चेंज होगी तो उसका द्रव्यमान भी बच्चों चेंज हो जाता है। कैसे, आइंस्टीन का एक सापेक्षिकता का सिद्धांत है बच्चों। जो स्पीड वाला द्रव्यमान है वो बराबर होता है विराम द्रव्यमान, और बट्टे में होता है बच्चों 1 माइनस v² बटा c²। यहां बच्चों ध्यान देंगे, m नोट क्या है, विराम द्रव्यमान, और m क्या है, गतिक द्रव्यमान, और c है बच्चों प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बच्चों v है वस्तु की चाल। किसकी चाल बच्चों, वस्तु की चाल। तो यह जो सूत्र है वो आपको यह बताता है बच्चों कि यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ेगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है, यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ेगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अरे आप देख लो, मान लो बच्चों किसी वस्तु की चाल जो है वो कितनी हो गई, c, यानी प्रकाश के वेग के बराबर, जो कि अभी तक संभव नहीं है। कोई भी वस्तु बच्चों प्रकाश के वेग से अभी तक नहीं चल पाई है और नहीं चल सकती। तो यदि किसी वस्तु का वेग किसके बराबर हो जाए, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, यानी वो कितने स्पीड से चलने लग जाए, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस स्पीड से वो दौड़ने लग जाए, इस स्पीड से वो चलने लग जाए, यानी v किसके बराबर हो जाए, c के। तब बच्चों ये देखो आप ये देखो कि v² बटा c², ये क्या हो जाएगा बच्चों, c² बटा c², बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 1। तब ये आपका जो हर है ये बच्चों बन जाएगा 0। 1 माइनस 1, बोलो क्या बन जाएगा बच्चों, 0। और m0 बटा 0, इसका मतलब
m आपका कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत। तो भैया सीधी सीधी बात है, स्पीड बढ़ने पर चाल बढ़ने पर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो एक तो हमारा होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, और एक हमारा होता है गतिक द्रव्यमान। लेकिन बच्चों याद करो, जब मैकेनिक्स में आप लोगों को हम लोग न्यूमेरिकल करवाते थे, सवाल करवाते थे, क्या बोलते थे, गाड़ी का वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, 70 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 1000 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो वस्तु व्यवहारिक जीवन में गतियां करती है उनका वेग जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। v इज वेरी वेरी लेस देन c। ये कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जबकि v वस्तु की गति, मैं गति कर रहा हूं, कोई गाड़ी गति कर रही है, अरे हद से हद यार 300 मीटर प्रति सेकंड, ये भी बहुत बड़ी स्पीड होती है। और इस कारण से v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो प्यारे बच्चों v स्क्वायर बटा c स्क्वायर ये लगभग बराबर 0 होता है, और लगभग बराबर 0 होता है 0.00000 और फिर कहीं आगे जाकर एक आएगा, इस तरह का नंबर होता है। तो इस सूत्र से यदि आप देखो तो m जो है वो लगभग बराबर, बोलो बच्चों क्या आ जाता है, m नॉट, क्योंकि ये चीज तो 0 हो गई तो m लगभग बराबर क्या आएगा बच्चों, m नॉट लगभग बराबर आएगा, बराबर नहीं है बच्चों। यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट गणना करोगे तो m जो है वो थोड़ा बड़ा आएगा, किससे बच्चों, m नॉट से। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है बच्चों, चाल पर। लेकिन बच्चों किसी वस्तु पर जो आवेश है ना वो चाल पर निर्भर नहीं करता, और चाल पर निर्भर नहीं करता तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं कि वो निश्चर राशि है। और इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, आवेश की निश्चरता। ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है बच्चों, किसी बॉडी पर चार्ज 4 कूलम है, उसको आप किसी भी स्पीड से दौड़ा दो या उसको रोक दो, उस पर चार्ज का मान नहीं बदलता, आवेश का मान नहीं बदलता, ऑलवेज कितना रहता है, 4 कूलम। हाँ, वस्तु जब दौड़ेगी तो उसकी स्पीड के साथ साथ उसका द्रव्यमान बदलेगा, लेकिन स्पीड के साथ साथ उसका आवेश नहीं बदलेगा। इसको क्या कहा जाता है, आवेश की निश्चरता। तो इसका स्टेटमेंट लिखोगे आप, आवेश की निश्चरता का मतलब क्या है बच्चों, लिखिए, किसी वस्तु पर आवेश का मान उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अर्थात चाल पे निर्भर नहीं करता, इसका मतलब बच्चों निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, यानी निर्देश तंत्र से स्वतंत्र रहता है, अर्थात निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसको ही बच्चों बोलते हैं आवेश की निश्चरता। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर चार्ज है बच्चों क्यू विराम, और वो वस्तु गति करने लग जाए तो मान लीजिए उस पर जो चार्ज है वो है क्यू गतिक, और निश्चरता के अनुसार क्यू विराम किसके बराबर होगा बच्चों, क्यू गतिक के। यानी किसी वस्तु पर बच्चों जो आवेश का मान है वो किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु की चाल पर। इसको ही क्या कहा जाता है, आवेश की निश्चरता। तो इसको अच्छे से माइंड में रखोगे, एग्जाम में पूछता है आपको कि आवेश की निश्चरता से आप क्या समझते हो, तो आपको क्या कहना है, आपको बच्चों ये बता देना है कि भैया किसी वस्तु पर जो आवेश का मान है ना वो वस्तु की स्पीड पर निर्भर नहीं करता, स्पीड से इंडिपेंडेंट रहता है। इसको ही क्या बोलते हैं, आवेश की निश्चरता। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं, इसके बाद जो बाकी के आवेश के गुणधर्म रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।